स्पीकर सर, हमारा प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश है और ज्यादातर लोग यहां खेती से जुड़े हुए हैं और लगभग यहां पर जो गेहूं की फसल है 62 लाख हेक्टेयर में होती और जिक्र बहुत आज हरियाणा प्रदेश का किसान इस बात की कर रहा है कि डीएपी की, और सरकार की तरफ से लगातार एक बात आती है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है। और हमारे कृषि मंत्री जी मेरे मित्र हैं, बहुत लंबे समय तक हम इकट्ठे रहे और मुझे पता है कि बहुत अच्छी खेती भी करते हैं, इन्होंने खुद खेती की है, परंतु मुझे समझ नहीं लगती। कहते हैं कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। डीएपी एक ऐसी चीज है स्पीकर सर, आप भी किसान हैं, जो केवल बिजाई में डाली जाती है। जब खेत में बीज डालते हैं डीएपी डालते हैं, और जब बिजाई के समय डीएपी नहीं मिलेगी, आज लाइनों में लग रहे हैं। एक उकुलाना हल्के के किसान ने आत्महत्या कर ली, कितनी दुख की बात है कि लाइन को समय पे डीएपी नहीं मिलती। तो इस प्रकार डीएपी की जो आपके पास आंकड़े हैं सरकार के पास कि डीएपी की कितनी खपत है, कितनी हमें मिलनी चाहिए, और एक कृषि वैज्ञानिक हुए हैं भारत सरकार के डॉक्टर लाठर, उन्होंने कहा कि हर साल 10% डीएपी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि डीएपी डालने से फसल ज्यादा होती है। तो इसलिए सरकार को पहले इसका इंतजाम करना चाहिए था, जो सरकार इसको नहीं कर पाई। और एक और बड़ा इशू है पराली जलाने का। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के लोग जो जज हैं हमारे माननीय, वो सरकार पे डांट मारते हैं, सरकार अपना गुस्सा किसानों पे काट देती है। अब मुझे एक बताओ कि एक ऑफेंस करने पे सजा एक ही बार मिलती होगी, परंतु पराली जलाने के मामले में एक ऑफेंस में जुर्माना भी किसान पे लगा देते हैं, उसके ऊपर एफआईआर भी कर देते हैं और कह देते हैं 2 साल के लिए पोर्टल पे भी आपका नाम नहीं आएगा। एक ऑफेंस की 3-3 सजा हरियाणा प्रदेश की सरकार किसान को दे रही है। ये किस प्रकार की सरकार स्पीकर सर, इस चीज को गौर करना चाहिए। और ये जो पराली का पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन है स्पीकर साहब, खाली हवा से नहीं होता, हवा के साथ पानी का भी होता है, आवाज का भी होता है। इन सारी चीजों पे ध्यान होना चाहिए। आज प्रदूषित पानी है, नालों में पानी है, वो पानी है, तो इस प्रकार। और रही स्पीकर सर, पराली किसान मजबूरी में जलाता है, पराली कोई शौक से नहीं जलाता। पराली क्योंकि बिजाई करनी होती है, किसान के पास इतने साधन नहीं है। अब अगर सरकार ये जो 1000 रुपये एकड़ देते हैं किसान को कि हम आप पराली मत जलाओ, 1000 रुपये एकड़ देंगे, मेरा सुझाव है सरकार को कि आपके पास हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री है। एक समय ऐसा था जब किसान के पास ट्रैक्टर नहीं होता था, जब किसान के पास मशीनें की कमी थी, पैसे की कमी थी, तो हरियाणा एग्रो जो कारपोरेशन है हमारी, वो किराए पे मशीनें देती थी, ट्रैक्टर देती थी, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। आज आपके पास हरियाणा एग्रो, मैं मानता हूं शायद कोई लंबा चौड़ा प्रोक्योरमेंट के अलावा काम भी नहीं है, तो आप उनको ये काम सौंपो। मशीन आज 2-2 एकड़ का किसान रह गया, कहां से मशीन लेगा? मशीनें महंगी हैं। तो इसका अगर सरकार मशीनरी को उपलब्ध कराएगी, मैं कहता हूं 1000 एकड़ देते हो बंद कर दो, परंतु उनको मशीन उपलब्ध कराओगे तो ये पराली जलाने का काम बंद होगा। तीसरा, किसान का बहुत जिक्र किया कि हमने 24 चीजों पे एमएसपी दे दी। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी भी, आप भी और हम भी जहां भी रहते हैं, ये सारा धान का इलाका है। और इस बार स्पीकर सर, धान के किसान को जितना नमी के नाम पे कटौती लगी है ना, मैं मानता हूं इतनी कभी भी नहीं लगी। और इस बार जितना सूखा धान आया, इससे पहले कभी भी नहीं आया। हमारे कुरुक्षेत्र जिले के अंदर सारी मंडियों का अगर जिक्र करेंगे
तो कम से कम 50 करोड़ रुपए किसान की जेब से दस्ती गया। ये बात कृषि मंत्री जी भी अपने इलाके में जाके पता कर लें, मुख्यमंत्री जी कर लें, आप कर लें कि पर्चा कटता है 2320 रुपए में बिक गई। 2320 में किसान ने जीरी बेची सरकारी एजेंसियों को, परंतु सरकारी एजेंसियां जो जीरी लेती हैं वो सेलर वाले उठाते हैं और नीचे लिख देते आते हैं कि 100 क्विंटल के 20,000 रुपए किसान नगद ले गया। और नगद कहां गए, इस बात की सीएम साहब जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक घोटाला किसान के साथ हो रहा है। एमएसपी के नाम पे आपसे पूरे पैसे लिए जाते हैं और किसान को मिलता नहीं। इसमें कौन लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। एक बहुत बड़ा इशू है स्पीकर साहब, किसान के हमारा प्रदेश ही खेती से चलता है और उसमें अगर हमारे साथ ही लूट होगी तो बहुत है। अभी यहां पर कहा गया सबका साथ सबका विकास नारा दिया गया और जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए स्पीकर सर वो कुछ और दिखाते हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जो आबादी है उसमें 70% आबादी आज हमारी बीपीएल से नीचे चली गई। एक तरफ हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो 70% से नीचे क्या है चली गई। ये स्पीकर साहब वही बात है कि एक एवरेज निकाल ली जाती है। आपकी जेब में 100 रुपए है, मेरी जेब में 10 रुपए है, 110 की एवरेज निकाल लेंगे तो 55 होने चाहिए। मेरे 55 कहां है, 45 कौन देगा, इसको कौन पूरे करेगा। 70% आबादी हमारी आज बीपीएल में चली गई है। ये बड़ा सोचने का विषय, बड़ा गंभीर इशू है। हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित हरियाणा की बात करते हैं, 70% लोग तो फ्री का खाना लेके पेट भरते हैं। हमारे बच्चे रोजगार के लिए डोंकी में जाते हैं, वहां जाके दूसरे देशों में मजदूरी करते हैं और हम विकसित भारत विकसित हरियाणा की बात करते हैं। बेरोजगारी में हम नंबर 1 पे चले जाते हैं, महंगाई पे हम नंबर 1 पे चले जाते हैं। तो स्पीकर सर ऐसे गंभीर इशू आज हरियाणा में आ गए कि हमारा युवा आज नशे की तरफ चला गया, युवा अपराध की तरफ चला गया। आज अपराध कितना बढ़ रहा है। हमारे कुरुक्षेत्र जिला जो सीएम का जिला है, आज उसके अंदर रोजाना गोलियां चलती हैं। कभी आईलेट सेंटर पे गोली चल जाती है, कभी इस्लामाबाद में गोली मार के एक आड़ती को मार देते हैं, कभी पिपली की आड़ती के ऊपर गोलियां चल जाती हैं। तो इस प्रकार, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि रोजगार नहीं मिल रहा। अगर रोजगार मिला होता तो हमारे बच्चे आज अपराध की तरफ ना जाते, हमारे बच्चे नशे की तरफ ना जाते। ये गंभीर मुद्दा है। जिक्र करते हैं कौशल रोजगार के अंदर और बहुत जिक्र किया मूलचंद जी ने भी, विज साहब ने, कि हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। तो मैंने यूं तो बता दो, जो ये कौशल रोजगार में लगे हैं यूं किसी पर्ची से लगे हैं। हमारे कुरुक्षेत्र में नगर परिषद में 50 एम्प्लॉइज लगे हैं। ये कहते थे हमारे कि ये कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, संविधान की उल्लंघना नहीं होती। संविधान की उल्लंघना स्पीकर साहब इसमें स्पष्ट रूप से हुई। ये इसमें कोई आरक्षण ही नहीं है। आप तनेश्वर नगर परिषद के अभी मुझे कोई बता रहा था कि लगभग 50 कर्मचारी हैं जो इसमें कौशल रोजगार में लगे। उसके अंदर 2 एससी हैं, 3 बीसी हैं। जबकि अगर इसमें आरक्षण दिया होता तो 50 में से 24 लगते, 47% आरक्षण लगता। जो खाने का काम एससी बीसी का किया, ये फिर भी बात करते हैं। बड़ा जब क्रीमी लेयर की जिक्र कर रहे थे हमारे महामहिम जी, तो कह रहे थे, ताड़ियां पीट रहे थे कि 6 से 8 कर दी। यूं तो बता दो 8 से 6 की न करी थी 10 साल तक। 8 से 6 लाडू, मैं कहना बड़ी ताड़ियां पीट रहे थे। नहीं, हुड्डा साहब का राज था, लागू कहाँ थी? करी हमने 8 से 6 नहीं थी, 6 की न करी थी। नहीं, आप देख, आप घोषणा करके चले गए, आप केवल घोषणा करके चले गए, वो लागू नहीं थी। आप आंकड़े उठा के देखिए। ये तो सभी को फॉलो करना चाहिए, ये सभी को फॉलो करना चाहिए। अशोक अरोड़ा जी, आप अपना जारी रखिए। अगर कंक्लूड हो गया तो ठीक है, नहीं तो जल्दी नहीं, अभी तो मैं रह रहे थे। ठीक है, आप करिए फिर, कर दो। चलिए अरोड़ा जी। स्पीकर साहब,
एक और बहुत गंभीर इशू है हरियाणा के अंदर। आज सब लोगों को हमें सोचना चाहिए कि आज डेंगू का बहुत प्रकोप है, हर जगह डेंगू के केस बढ़ रहे हैं और इसके बचाव के लिए अगर सरकार पहले से फॉगिंग कराई होती, सफाई की व्यवस्था ठीक की होती तो ये आज इतना डेंगू नहीं फैलता। और मुझे हैरानी होती है कि डेंगू को रोकने की बजाय, डेंगू के उपाय करने की बजाय जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी या कर्मचारी हैं वो आंकड़े छुपा रहे हैं। आंकड़े छुपाने से नहीं होगा। अब हमारे परसों में स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 230 पेशेंट कुरुक्षेत्र में डेंगू के पाए गए, जबकि कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं जिसमें 200 तक कम हो। एक हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और लोग, कईयों की जान भी जा चुकी है। तो इस गंभीर पे सरकार को गंभीर होना चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए। और एक और स्पीकर सर, एजुकेशन के ऊपर अभी मैं पढ़ रहा था कि 53% जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, 70% बीपीएल में आ रहे हैं और 53% बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, सरकारी स्कूलों में मास्टरों की कमी है। और सरकार, मुझे लगता है, सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है, जो कि एक बहुत गंभीर है। अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है स्पीकर साहब और बहुत बढ़ेगी। इस पे सोचना जरूरी है। स्पीकर सर, अभी जिक्र आ रहा था ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों का कि हमने इतने लगाए हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे डी ग्रुप के कर्मचारी मिले थे कि जिनको चुनाव से पहले अगस्त में ज्वाइन करा दिया, उनको कोई महकमा नहीं दिया, कमिश्नर ऑफिस में उनकी ज्वाइनिंग होगी और अब 3 महीने हो गए उनकी सैलरी नहीं मिल रही। सिर्फ चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस प्रकार के काम किए जाते हैं। अगर आपने उनको ज्वाइनिंग करानी थी, कहीं महकमे कराते, उनकी सैलरी देते, आज उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही। गीता जयंती महोत्सव बहुत अच्छी बात है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पे जहां भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता का उपदेश दिया था, गीता जयंती मनाई जाती है। और स्पीकर सर, कोई आज से नहीं, ये गीता जयंती सबसे पहले हमारे वहां गीता धाम में स्वामी गणेशानंद जी होते थे, उन्होंने एक धार्मिक आयोजन यहां पर शुरू किया था गीता जयंती का। और जिसकी सरकार रही, कांग्रेस की रही, लोकदल की रही, बीजेपी की, सबने इसको अच्छे ढंग से मनाया और अब भी अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, गीता जयंती को धार्मिक आयोजन रखो, गीता जयंती को कमर्शलाइज मत करो। गीता जयंती के ऊपर, हमारे ब्रह्म सरोवर के ऊपर, जो एक पवित्र ब्रह्म सरोवर है, वहां पर कमर्शियल स्टॉल लग जाते हैं और खाने के स्टॉल लग जाते हैं। तो मैंने बात की केडीपी वालों से, मैंने कहा खाने के स्टॉल तो बंद कर दो। कहता है हमें 50 लाख रुपए आते हैं। मैं कहा मैं विधानसभा से स्पीकर साहब से मांग कर लूंगा, मुख्यमंत्री से मांग कर लूंगा, तुम्हें 50 लाख दे देंगे। कम से कम इसकी पवित्रता तो ना भंग करो। वहां पर वहीं लोग खाते हैं और वहीं पे वो कबाड़ घेर देते हैं, जो सरोवर के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार स्नेह सरोवर है, स्नेह सरोवर की पवित्रता के बारे में जब एमपी साहब थे, मुख्यमंत्री आज के, इनको भी मैंने उस समय कहा था कि सोच का सीधा पानी वहां जा रहा है और हमने वहां पर केडीपी के सामने धरना दिया था, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो धार्मिक आयोजन को धार्मिक दृष्टि से करना चाहिए। कितने लोग आएंगे, कितने नहीं आएंगे, उसके बारे में अच्छी बात है जितने ज्यादा लोग आए, परंतु उसको कमर्शलाइज मत करें। ये मेरा आपको एक सुझाव है। और स्पीकर सर, एक बात और कहना चाहूंगा। आज यहां पर कहा गया कि 5 लाख आवासीय योजना शुरू करने जा रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगा स्पीकर सर कि आज शहरों के अंदर गरीब आदमी का मकान बनाना बहुत मुश्किल हो गया। मकान बहुत महंगे हो गए, प्लाट। आपकी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय योजना शुरू की।
दीनदयाल उपाध्याय योजना शुरू तो कर दी, 5 एकड़ पे भी आपने लाइसेंस दे दिया, परंतु उस पर कोई कैप नहीं लगाई। किसान की जमीन 3 करोड़ रुपए एकड़ से लेकर 30,000 रुपए गज पे बेचनी शुरू कर दी। तो मेरा एक सुझाव है इसके अंदर कि पहले हुड्डा के सेक्टर कटा करते थे स्पीकर साहब, हुड्डा के सेक्टर कटते थे, उनके ड्रा निकलते थे, और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग थे उसमें उनको प्राथमिकता दी जाती थी, उनका एक कोटा फिक्स होता था। तो मेरी एक बात है कि गरीब आदमी भी शहर में अपना मकान बना सके, उसको भी ठीक रेट पे हुए दोबारा से हुड्डा के सेक्टर निकाले जाए, ड्रा निकाले जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे सरकार काम करते हुए ये करे। पहले जो हुड्डा सेक्टर कटे थे उनको नगर परिषद में सफाई का ठेका दे दिया, अब हुड्डा के पास तो कुछ रहा ही नहीं, तो सफाई कौन कराओगे? नगर परिषद की अपनी नहीं सफाई होती। हुड्डा के सेक्टर भी आज ऐसे बन गए जैसे गांव में होते हैं, वहां भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आवारा पशु आज इतने हो गए हैं कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर तो एक महिला को स्पीकर साहब एक पशु ने नोच नोच के खा लिया, उसकी मौत हो गई। और अभी कल ही कुरुक्षेत्र के आजाद नगर के एक दंपति के आगे पशु आ गए, उनके एक्सीडेंट में उनको चोट लगी। अरोड़ा जी केवल इस दृष्टि से, क्योंकि दल का समय, दल के सभी सदस्यों का समय है, केवल इस दृष्टि से ध्यान रखें। वाइंड अप कर रहा हूं जी। एक मिनट साहब, अरोड़ा साहब किसान के बेटे हैं। आवारा पशु कभी आवारा होता है? पशु बेसहारा है, और कितना हमारी गौ माता के साथ कितनी जाति और ये बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, वो छोटी छोटी चीजों पहले भी सदन में विषय आया था, तो बेसहारा वो और कुरुक्षेत्र को कॉमर्शलाइज ना करें। अरे टूरिस्ट प्लेस जो है, टूरिस्ट हम सर्किट डेवलप कर रहे हैं, हम हरियाणा को, कुरुक्षेत्र को देश के नक्शे पर लेकर के जाना चाह रहे हैं, उसको कॉमर्शलाइज की बात कर रहे हैं। ठीक, मंत्री जी ने कहा कि बेसहारा, ठीक है बेसहारा कर दो, मुझे कोई इतराज नहीं, आपने ठीक कहा, परंतु बेसहारा आज जिनकी आप पूजा करने की बात करते हो, आज वो प्लास्टिक खा के मर रही हैं, उनकी तरफ भी ध्यान कर लो। मैं तो अपने शब्द को ये ठीक कर लूंगा, और मैंने कुरुक्षेत्र को कमर्शियलाइज नहीं, गीता जयंती को, ब्रह्म सरोवर को कमर्शियलाइज किया। आप उसको ध्यान देके सुन लो। मैंने आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें। तो मैं एक बात कहूंगा कि सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं से वादा किया था, लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 देंगे। तो गवर्नर ड्रेस में तो मुख्यमंत्री जी को जिक्र ही नहीं है, इसका जिक्र भी करवा देंगे, जब करो बोलोगे जब कर दोगे। बहुत इंतजार कर रही हैं आपकी बहनें, हमारी बहनें, वो इसका भी होना चाहिए। और ये जो आज गवर्नर एड्रेस आज हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, सारा कुछ पुराना है, पुराने उस पर चल रहे हैं। पहले भी धान घोटाले होते थे, अब भी हो रहे हैं, तो इनके रोकने के प्रबंध किए जाए। आपका धन्यवाद स्पीकर साहब।